नमस्कार दर्शकों, हमारे मेहमान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे मेहमान के एपिसोड में कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। आज इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पवन गुप्ता जी, जो कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के। और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया, पॉलिटिक्स की तरफ आना ठीक समझा और किस तरीके से ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में सुधार लाएंगे और क्या नई नई पॉलिसीज लाके फाइनेंस डिपार्टमेंट रियासत का ही नहीं पूरे देश की एक नींव होती है। अगर फाइनेंस ही होगा तो सब चीजें चल सकती हैं। तो किस तरीके से ये सुचारू रूप से अपने डिपार्टमेंट को चलाएंगे, दर्शकों आज हम इनसे ये जानेंगे। पवन जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पवन जी, आप उधमपुर से जीत के आए हैं, क्या आपकी सोच थी, पॉलिटिक्स ही क्यों आपने अपनी लाइफ में चुनी? सर, प्रथम तो मेरा साधना के दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। विजय जी, आपने पूछा कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए। जी। पॉलिटिक्स में शायद मैं कहूँगा कि शुरू में तो मेरा कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में आने का जी। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। उसमें 1952 से लेकर जी और 2002 तक मेरे स्वर्गीय पिताश्री लाला शिवचंद जी वो पॉलिटिक्स में रहे। जी बिल्कुल। और जब तक वो पॉलिटिक्स में थे तो मैं पॉलिटिकली तो एक्टिव था, पर मैंने लेजिस्लेटिव राजनीति में कभी जाने के लिए बारे सोचा नहीं, इरादा नहीं बनाया। लेट 90s के अंदर में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने और बहुत सारे लोगों ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि आप पॉलिटिक्स में आइए। और मैं पॉलिटिक्स में, मैंने कहा मेरे पिताश्री दो आदमी करके अच्छे नहीं लगते हैं पॉलिटिक्स में, वो चल रहे हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, वो बहुत अलग है। उनके साथ शाना बिशाना चल रहा, आपने ठीक समझा। हाँ जी। पर जब काफ़ी ज़्यादा दबाव सरपंचीज का, पंचीज का, जो हमारे वेल विशर थे उनका पड़ा, तो मैंने फिर निश्चय किया और मैंने हमारे एक परम पूजनीय गुरु जी थे ब्रह्मश्री बाबरा जी महाराज, जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं जी। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि राजनीति तो अच्छा फील्ड नहीं है, पर चूंकि आपकी फैमिली का एक लीगेसी है। जी बिल्कुल, बैकग्राउंड है, और अगर लोग आपको चाहते हैं तो आप जाइए, पर ईमानदारी से अपनी कर्तव्य को निभाइएगा। जी। जो आम पॉलिटिकल धारणा है कि पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं कुछ कमाने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए, जी, ये उन्होंने कहा कि अगर आप लोक हित में काम करोगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। जी। क्योंकि अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए किसी ना किसी ने भरना है। जी बिल्कुल सही है। तो वो भरा जाएगा। तो उनके आदेश से ही मैं पॉलिटिक्स में आया। आने के बाद तो सफलता हाथ में नहीं लगी, क्योंकि 2002 का जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो उस वक़्त हमारी ही पार्टी के दो हिस्सों में बंट गई, एक स्टेट मोर्चा बन गया और एक भारतीय जनता पार्टी रही। जी। उस टाइम पे वो जब स्टेट मोर्चा बना तो उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हमारे खिलाफ ही प्रचार किया और उसकी वजह से मैं वो चुनाव हार गए। उसके बाद में फिर मैंने कड़ी मेहनत की, 2008 में पहुँचे। 2008 के अंदर में, उस चुनाव के अंदर में तो काफ़ी हम बहुत मात्र थोड़े से वोटों से हम हारे। जी बिल्कुल। उसमें जो चुनावी धांधलियाँ की गई उसकी मैंने रिट पिटीशन भी फाइल की थी। जी। और जो हाई कोर्ट में लंबित पड़ी है। जी पवन जी, छोटे शब्दों में ये कहे कि अल्टीमेटली आपके पास जो थी पेरेंटल जीन्स में ही पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से आज आप एमएलए चुन के आए और भगवान शंकर ने आपको राज्य मंत्री का ओहदा भी नवाजा। जी पवन जी, एक अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन उनके स्वर्गवास होने के बाद जब नए कोई एमएलए चुन के आए तो आज क्या क्या आपको लगता है कि उधमपुर को ये मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, और क्या क्या परेशानियों का सामना लोगों ने किया जो आप चाहते हैं कि अगले समय में उन लोगों को उन परेशानियों के से आप निजात दिलवाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या जो पिछले 12 साल में रही जी विजय जी, उसमें उधमपुर का विकास गुम हो गया, कहीं मिला ही नहीं विकास। जी। आप तो चूँकि उधमपुर को जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, आप तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप जब आप उधमपुर में गए,
आपको 12 साल में बद से बदतर होता उधमपुर दिखाई दिया। जी बिल्कुल। उधमपुर की सड़कों की हालत, उधमपुर के अंदर में सेंट्रल सीवेज सिस्टम नहीं, उधमपुर के चारों तरफ गंदगी के अंबार और गाँव की सड़कों की कंडीशन इतनी बुरी, उधमपुर के अंदर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ पिछले 12 साल में। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लोगों ने 2014 के अंदर में विश्वास व्यक्त किया एक आज़ाद कैंडिडेट में, जिस वक्त माननीय मोदी जी की हवा पूरी चरम सीमा पर थी और बिल्कुल उस आंधी के अंदर में, उस सुनामी के अंदर में बड़े से बड़े दरख्त भी ढह गए। बड़े से बड़े दरख्त, मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूँ, जिनको लोग सोचते थे कि ये इनविंसिबल है, जिनको कोई हरा नहीं सकता। जी बिल्कुल। और जिस सिर्फ कई ऐसे दिग्गज नेता जो हार गए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जिस सिर्फ एक जो मैंने जो लगातार लोगों से संपर्क रखा, उनकी जन समस्या को उजागर करके, खाली उजागर ही नहीं किया, समाधान करने की कोशिश भी की। हमने समाधान करने की भी कोशिश की। ये उधमपुर की जनता का एक अभूतपूर्व, जो मैं कहता हूँ उनका योगदान था, जो जिसको मैं समझता हूँ कि एक हिस्ट्री जो क्रिएट किया ये उधमपुर के लोगों ने। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जीत आपकी नहीं, जनता की है, जिन्होंने ऐसी वर्ष कंडीशन होने के बावजूद भी आपको जिताया, आपको आगे लाया और आज आप राज्य मंत्री भी बने। भारी मतों से उन्होंने जिताया, भारी मतों से हम जीते। और ये मेरी जीत नहीं है, ये उधमपुर की जनता की जीत है। जी बिल्कुल। एक जो विश्वास उन्होंने मेरे अंदर व्यक्त किया, मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ कि उन्होंने बहुत एक इतना बड़ा भरोसा किया और भरोसा करके मुझे भेजा, क्योंकि 12 साल लगातार संघर्ष मैंने किया। जी बिल्कुल। पिछली बार जीत के कगार पर पहुंचकर भी चुनावी धांधलियों में से अभी वो मेरी चुनावी याचिका लंबित है हाई कोर्ट में। आप हमारी न्यायिक प्रक्रिया का आप सोच सकते हैं कि 7 साल से वो याचिका वहाँ पड़ी और कोई भी उसको देख नहीं रहा है। जी। तो पर लोगों के मन में एक पीड़ा थी कि इसको पिछली बार हरवाया गया, और इस बार जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो लोगों ने, छोटे बच्चे से लेकर बड़े ने एक मन बनाया कि एक मौका पवन को देना है। जी। और उसको, और क्योंकि 12 साल जिस ढंग से और जिस ईमानदारी से और जिस निष्ठा से, जिस एक सेवा का एक माध्यम लाकर हम लोगों के बीच में रहे, मैं आपको कहूँगा कि कोई लहर, कोई कुछ काम नहीं कर सकता अगर व्यक्ति जो है वो जनता से जुड़ा हो और जनता की संवेदनाओं को समझता हो। जी। वो संवेदनशील हो, उसके अंदर में ये पता हो कि गरीब की गुर्बत क्या है। बिल्कुल। और देखिए इस देश के बेसिक रियलिटीज का पता होना, ग्राउंड लेवल को पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा, इस इलेक्शन में जो मेरे को वोट आए हैं वो पोरेस्ट ऑफ द पोर क्लास से आए, पोरेस्ट ऑफ द पोर क्लास। मेरे को सब वर्गों से समर्थन मिला। मेरे को आज तक मुस्लिम भाई बीजेपी को वोट नहीं देते थे, उन्होंने मेरे को समर्थन दिया। जब आप एक इंसानियत के दायरे में चलते हो तो लोग आपकी छवि को पहचानते हैं। उनके अंदर ये पता है कि ये आदमी किसी स्टेज पे भी कोई गलत काम नहीं करेगा और जब भी ये करेगा ये इंसानियत के दायरे में करेगा। मैंने कहा था कि मेरा एक ही नारा था कि इंसानियत और इंसाफ और विकास, इंसानियत को सामने रखकर और इंसानियत की पराकाष्ठा इंसाफ के ऊपर नापी जाएगी और उसके साथ विकास को जोड़ा। मैंने इन 3 नारों के साथ मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने लोगों को कहा, अगर आपने मुझे एमएलए बनाया तो 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन, 0 टॉलरेंस फॉर इनएफिशिएंसी। हमारे बहुत सारे सरकार के मुलाजिम हैं इनएफिशिएंट है, काम ही नहीं करते, नहीं होता काम। मैंने कहा देन 0 टॉलरेंस फॉर सब स्टैंडर्ड वर्क्स। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा जो हमारा जो चुनौती जो आज किसी गवर्नमेंट को है वो करप्शन से पार पाने की है। सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी सरकार को है तो वो एफिशिएंसी को और वर्क कल्चर को लाने की है, वर्क कल्चर को लाने की। और थर्ड जो है, आज आप देखते हैं हमारी रोड आज बन रही है, पैर मारो तो उसकी वो नीचे ब्लैक टॉपिंग निकलती है। अभी उधमपुर में लोगों ने देखा 2 साल पहले हमारा ब्लैक टॉप पड़ा, पैर से निकलता था रोज। फिर उन्होंने क्या स्वीपर बुला के वो निकालें कैसे, उसको झाड़ू मार मार कर रोज साफ करते थे। 3 महीने उसको झाड़ू मारने में लगे। और वो इस किस्म का ब्लैक टॉप, इस किस्म के काम जब कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे, आप क्या अंदाजा करेंगे पब्लिक क्या सुधार होगा या क्या पब्लिक आपका साथ देगी? देखिए मेरा एक दावा है, ये शायद कुछ आने वाले सालों में आपको पता लगे, जहाँ काम होगा उसके जो स्पेसिफिकेशन जो है उसको अडेयर किया जाएगा। मान लीजिए जो गुणवत्ता चाहिए उसके अंदर में, जो क्वालिटी कंट्रोल चाहिए उसमें क्वालिटी कंट्रोल होगा।
नहीं होगा तो देन दोस एग्जीक्यूटिव एजेंसीज दे आर गोइंग टू फेस एक्स, स्टेट फेस एक्स, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब लगता है कि सुधार होगा। एक और चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप जम्मू कश्मीर पूरे राज्य के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के। पुराने समय में हम जो प्रथा देखते रहे हैं वो मिनिस्टर जो है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही मिनिस्टर रहा। अब इस समय पूरे राज्य के आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो क्या लगता है कि आप पूरी रियासत को किस विजन से देखते हैं? देखिए, जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है जी, वो जिम्मेवारी स्टेट की है। जी, मेरी जिम्मेवारी में सबसे बड़ा जो एक अहम प्रश्न है वो हम चाहते हैं कि व्यवस्था का परिवर्तन हो, सिस्टमिक रिफॉर्म्स हो, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो, जी, जिसके अंदर में और फिजिकल डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, जी बिल्कुल। और फिजिकल ऑटोनॉमी जो सबसे बड़ी बात है। आज हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। इसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, हमारे को एक गोल लेकर चलना होगा। उसके साथ साथ ही हमारे को कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब चूंकि मैं एक आपको बता दूं कि मेरा लकी आदमी हूँ कि मेरे को जो मेरे फाइनेंस मिनिस्टर मिले हैं, इज़ ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल। और उन्होंने एक अलग तरह का बजट पेश किया है, और उस बजट के अंदर में उन्होंने सेल्फ रिलायंस की ओर भी उन्होंने बढ़ने का संकेत दिया है, जी बिल्कुल। ग्रोथ ओरिएंटेशन की ओर संकेत दिया है, ईज ऑफ बिजनेस का संकेत दिया है, और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑल दीज। जी मैं ये प्रश्न आपसे ये पूछना है क्योंकि मुझे बजट पे आना है। मैं पहले सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अपनी रियासत के प्रति क्या विजन है, कि आप किस तरीके से अपनी रियासत को देखना चाहते हैं, कि किस तरीके से रियासत में बढ़ोतरी हो? देखिए, हमारी रियासत के अंदर में प्राकृतिक संसाधन सब मौजूद है। जी, हमारे पास में संसाधन भी हैं और हमारे पास में क्षमता भी है, जहाँ स्किल्ड मैन पावर भी है, हर चीज़ है। पर जो हम मैनेजमेंट में कहते हैं कि एक मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट, जो सबको इनको साथ लेके चलना है, जो एक आगे बढ़ने की दिशा देती है, वो हमारी मिसिंग रही है। शायद हम छोटे छोटे गोल्स के अंदर में अटक कर रह गए, हमने कभी बड़ी साइड देखा ही नहीं, बड़ा एक्सपोजर नहीं हुआ हमें। अब हम इस बजट के अंदर में नई दिशा देने वाले हैं। 22 दिनों के अंदर में तो हम कोई इकोनॉमी को सुधार के तो ला नहीं सकते थे, चेंज नहीं कर सकते थे। जो कुछ हमारे को विरासत में मिला, उसमें बैलेंस ऑफ करंट रेवेन्यूज में 9,500 करोड़ से जी, ट्रेजरी के बिल 2700 करोड़ के पेंडिंग थे। जी, तो हमने किसी को क्रिब नहीं कर रहे हैं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। उन लोगों ने अपने हिसाब से चलाई, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। और हमारे को पूरा यकीन है कि आने वाले समय के अंदर में ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, ये जॉब्स की क्रिएशन को बढ़ावा देगा, जॉब्स का सृजन करेगा, और आने वाले समय के अंदर में ये बजट जो है जम्मू कश्मीर को सेल्फ रिलायंट बनाने के अंदर में कामयाब होगा। और टू टॉप इट ऑल, हम ये चाहेंगे कि ये करप्शन फ्री सिस्टम चले। देखिए, आज हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बहुत बार हम सुनते हैं, कभी राजीव गांधी ने कहा जी अब मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं, 15 पैसे लगते हैं। कभी किसने कोई स्टेटमेंट दिया, कभी किसने कोई स्टेटमेंट दिया। हम चाहते हैं कि जो हमारा पैसा आए वो सीधा काम पे लगे, उसके अंदर में जितनी मैक्सिमम पॉसिबल लीकेजेस हैं हम उनको प्लग करेंगे। जी पवन जी, अब मैं आपसे बजट की ओर आता हूँ। आए दिनों में पीछे बजट सेशन चल रहा है और बजट पेश किया गया। क्या विजन है इस बजट को पेश करने का, जिससे हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को खासकर और हमारी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी, नो डाउट आपके जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट, वो इकोनॉमिस्ट हैं भारत के जाने माने, तो क्या विजन, और आप भी अच्छा विजन रखते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपकी, तो क्या विजन से आपने इस बजट को सामने लाया? देखिए, हमने अपने जो बजट स्पीच के अंदर में ही हमने आउटलाइन किया जी कि बजट इज नॉट मेंट ओनली एज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। जी, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच ट्रांसफॉर्म्स द लाइफ्स ऑफ द पब्लिक,
which cares for the poorest of the poor, and the concept of social welfare state, that is also to be kept in mind, and to ease of business कि जो लोग हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं उनकी रुकावटों को दूर किया जाए। बिजनेस के अंदर में जितनी कम रुकावटें होंगी तो प्राइवेट इंटरप्राइज बढ़ेगा, प्राइवेट इंटरप्राइज और इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उसका यह है कि इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स है जी। एक चीज को आप ठीक करते हो उसके 10 बेनिफिट आपको मिलते हैं साथ साथ में जी। और इस बजट के अंदर में लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए और सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि जो हम विडो को, ओल्ड एज को जो हम 200 रुपये पेंशन देते थे वो 1000 की गई है जी। इसके साथ में ही जो लिंग अनुपात जो बिगड़ रहा था उसको ठीक करने के लिए हमने गर्ल चाइल्ड के खाते में, हालांकि अब ये 6 डिस्ट्रिक्ट में ही हम इसको टेक अप कर रहे हैं, बट इसको आगे बढ़ाएंगे। ये तो एक एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया है, तो उसमें हमने 1000 रुपया लड़की के खाते में डाला है, तो वो 21 साल के बाद में उसको 14 साल तक डालेंगे तो 6.5 लाख रुपया मिलेगा। फिर उसके बाद में हमने फैमिली बेनिफिट स्कीम जो है, जो पीछे 20,000 रुपया सेंटर से आता था वो भी कई सालों से नहीं आया, उसको हमने 40,000 कर दिया। 20,000 रुपया जो है वो मैचिंग ग्रांट जो है वो देंगे। फिर वो खाली BPL को मिलता था, अब हमने उसके अंदर में मैंने स्ट्रेस किया अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कि जो कुछ ऐसी हमारे पास वीडियोज़ आती हैं या ओल्ड लेडीज आती हैं इनका BPL नहीं है, इसका हस्बैंड अच्छा वाला कमा रहा था, कल एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया, किसी कारणवश वो संसार में नहीं रहा, तो वो एकदम उसका तो ब्रेड विनर खत्म हो गया जी, उसका रोजी रोटी कमाना खत्म हो गया, वो तो BPL से भी नीचे आ गई। तो इसलिए हमने कहा कि उन्होंने 75,000 रुपया इसके लिए सीलिंग रखी और उनको भी वो 40,000 रुपया देने का वायदा किया। बहुत सारे हमने बजट के अंदर फ्लड रिहेबिलिटेशन के लिए भी कहा है, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए भी कहा है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को जिनका 1 लाख रुपए से कम 31 अगस्त को जिनका है उसके अंदर 50% हमने माफ़ करने को कहा है जी। देखिए इस बजट के अंदर में जी इट इज़ ए मिक्स ऑफ कि जो सोशल वेलफेयर कंसेप्ट एक स्टेट का होना चाहिए कि एक स्टेट जो है वो एक सोशल वेलफेयर का जरिया है कि हम हर एक आदमी को बराबर का मौका दें। इस बजट के अंदर में उस हर चीज़ का ख्याल रखा गया है और नए टैक्सेस को कहीं इम्पोज नहीं किया गया, कम से कम टैक्स किए गए। और आने वाले समय के अंदर में ये बजट, चूँकि मैंने आपको बार बार कहा कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, ये आने वाले समय के अंदर में जो हमारी स्टेट की SGDP है उसको बढ़ावा देगा जी। जब वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं इसका सॉल्व हो जाएगी जी। बिल्कुल सही कहा आपने पवन जी, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि जो आपने BPLs के लिए या और जो हमारी किसानों के लिए या बच्चियों के लिए जो किया है, जो गरीब बच्चियां हैं जब वो मैच्योर होंगी तो कम से कम उनके पास इतना तो होगा कि वे अपने जीवन का सरमाया कर सके। बिल्कुल सही बात कही। अब मैं समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न और बड़ा अहम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर रियासत के इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है उस प्रश्न का उत्तर देने की। जी पवन जी, आज की डेट में आप देखें कि नौजवान तबका जो है, हमारा युवा पीढ़ी, वो नशे की ओर बढ़ रही है, तो क्या आप सरकार में है इस समय, किस तरीके से नशे पे नकेल लगा के हमारी युवा पीढ़ी को बचाएंगे, क्योंकि वही हमारी सेकंड लाइन है, वही हम आने वाला फ्यूचर है हमारा। तो क्या सोचते हैं इस बारे में, कैसे नकेल लगाई जाएगी? देखिए, जो सरकार की तरफ से जो हमारे कानून कायदे हैं जी, उनको हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके लिए जीरो टॉलरेंस, इसके लिए हम जीरो टॉलरेंस का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि नशाखोरी से समाज नहीं पूरा संसार डूब जाएगा जी। बिल्कुल, क्योंकि ये नशाखोरी की जो लत है और इस नशाखोरी के लिए हमारे को इसकी जेनेसिस में जाना पड़ेगा, इसकी प्रॉब्लम का बेसिस क्या है, इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा जो है वो कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है, कहीं माता पिता का बच्चों पे कम कंट्रोल होने की वजह से हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जनता ये जानना चाहती है कि क्या उन चीज़ों को ना रोका जाए जहां से ये आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सरकार का काम है जी, वही इसीलिए नहीं, वो सरकार का काम है। देखिए, नशे की लत से दूर करना
हम जब बच्चों को मॉरल एजुकेशन देंगे घर में, जब हमारे घर के अंदर का माहौल अच्छा होगा, दुनिया की कोई ताकत उस बच्चे को वहाँ से ढक नहीं सकती। आज हमारे अंदर में संस्कारों में कमी आ रही है, हम अपने पुरानी संस्कारों से विमुख हो रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना है। इसमें अकेली सरकार काम करे वो भी संभव नहीं है, अकेला समाज काम करे तो वो भी संभव नहीं है। इसमें हम दोनों को मिलकर, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। जी बिल्कुल। और दोनों अगर मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। पवन जी देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि जनता ने मुझसे कहा जब आपके पास कोई अच्छी सोच के लीडर्स या मंत्री आए तो उनसे ज़रूर आप ये पूछिएगा कि क्या जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज इन चीज़ों को चलाती हैं उनको नस्ते नाबूद नहीं करना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल नेस्ता नाबूद करना चाहिए। इसके लिए हालांकि हमारे कानून के अंदर में बड़े कड़े प्रावधान है इसके लिए जी। और सिर्फ मैं समझता हूँ कानून बनाने से काम नहीं होता, कानून को इम्प्लीमेंट करने से बिल्कुल कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर में जितना कड़े से कड़ा प्रहार किया जाए, क्योंकि हमारे देश का भविष्य हमारे नौजवानों पे टिका है। बिल्कुल सही। अगर इस देश का नौजवान अगर गलत रास्ते पे चला गया तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो विश्व के अंदर में हमारे पास पूंजी है वो सबसे ज़्यादा नौजवान हमारे कंट्री में है। बिल्कुल। अगर हमने उस पूंजी को खो दिया तो फिर ये देश जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि ये पुनः अपने गौरवपूर्ण स्थान पर विश्व मंच पर दोबारा वो स्थान लेगा तो वो तो बड़े दूर की बात है। कहीं हम ऐसे रसातल में ना चले जाएं कि हम कहीं बाहर ना पाए। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, मेरा ये सबसे अनुरोध है और मैं भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम नशे के ऊपर में कड़ा प्रहार करें और इसको जड़ से समाप्त करें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है इससे उभर के बाहर निकल। हाँ जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो आज 29-30 सालों से, या अंदाजन अगर हम कह लें तो 24-25 साल तो हो गया आतंकवाद से पनपते हुए। तो अब काफी हद तक आतंकवाद को हमारी मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी रियासत की पुलिस ने और सरकारों ने भी कोशिश की नस्ते नाबूद किया। आने वाले समय में किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन रखने के लिए सरकार सोचती है? आने वाले समय के अंदर में जी हम पूरी आशा करते हैं कि नॉर्मसी आएगी। स्टेट काफ़ी हद तक उस मिलिटेंसी से पार पा चुकी है। कुछ एक्सेप्शन रहे हैं जो रिसेंट दिनों में अटैक किया है। ये पाकिस्तान प्रायोजित जो अटैक है इसके ऊपर में भी हम कोशिश करेंगे कि सुरक्षा को और चौकस किया जाए और नकेल लगाई जाए। पर विजय जी, प्रॉब्लम ये है कि ये समस्या जो है ये पाक प्रायोजित है जी। इसमें कुछ स्टेट एक्टर्स हैं, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अब इसमें पाकिस्तान खुद इस जो उसने दवाई तैयार की थी जो विश्वरी, उसका खुद सेवन कर रहा है, खुद सेवन कर रहा है और उसको जो फल भी प्राप्त हो रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा पवन जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक उनके जाने माने पत्रकार भी थे, वहाँ के कुछ लोग भी थे कि आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, आप पहले अपने देश को तो सही कर ले, अपने देश को आतंकवाद से जो पनप रहा है उसको तो बचाए। बिल्कुल ठीक कहा पवन जी आपने। पवन जी, अब इस समय हम आपसे विदाई लेंगे क्योंकि समय, बातें तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन समय हमारे पास कम है। समय की नज़ाकत को देखते हुए आपसे विदाई लेंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ पवन गुप्ता जी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के, और इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा बजट, हमारा विजन मोदी जी से बिल्कुल मिलता जुलता है। हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इस मोटो को लेके हम चल रहे हैं। इससे देखते हुए बड़े ही ईमानदार और ट्रांसपेरेंट आदमी हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पिताजी इनके पॉलिटिक्स में ही रहे, जैसा कि आपने भी सुना, हमने भी देखा। और इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जम्मू कश्मीर रियासत की विकास की बात करते हैं, और दूसरी बात करप्शन की बात